सत्यम समाचार के स्टूडियो में आज मौजूद हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष शंकर सिंह भदौरिया। इनका सबसे पहले स्वागत है। आज हम इन पर तमाम ऐसे बिंदु हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात करेंगे। शहर की समस्याएं हैं, कुछ युवाओं की समस्याएं हैं, कुछ तमाम ऐसे विचार और तमाम ऐसे जेहन में सवाल हैं जिन पर हम इनसे बात करेंगे और आखिरकार इन सवालों को लेकर इनकी क्या राय है और इन सवालों का क्या निदान हो सकता है, इन सब मुद्दों पर बात करते हैं। तो शंकर जी, सबसे पहले आपका सत्यम समाचार के स्टूडियो में स्वागत है और मैं जो है आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने समय दिया और हमारे स्टूडियो तक आए। धन्यवाद आपके स्टूडियो में आने के लिए और आपके द्वारा बुलाने के लिए। और मैं इसी के माध्यम से आप जितने भी आपके व्यूअर हैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि सत्यम समाचार मैनपुरी ही नहीं, ये हमारे शहर की जान है और ये लोग बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। पत्रकारिता जगत में इनके अच्छे काम के लिए इनको जाना जाता है। आज तमाम मुद्दों पे हम आपसे बात करने वाले हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जो बेहद सोचने वाले हैं। सबसे पहले हम एक मुद्दा जो उठा रहे हैं वो एक युवा पीढ़ी का मुद्दा है। आज का युवा जो है, जो सोशल मीडिया को यूज कर रहा है, सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहा है, क्या लगता है आपको कि सोशल मीडिया पर जो युवा आज अपना समय दे रहा है वो सही दिशा में दे रहा है, गलत दिशा में दे रहा है? देखिए, सोशल मीडिया का एक अपना प्रभाव है और आज ये प्रभाव बढ़ चढ़कर बोल रहा है। लाखों लोगों को इसने रोजगार भी दिया है और लाखों लोगों को इसने बर्बाद भी किया है। सोशल मीडिया पे जो कंटेंट है इसके ऊपर विचार करना चाहिए युवाओं को कि हमें कितना समय देना है और ये कितना यूजफुल है। सोशल मीडिया के जरिए जो हम इंटरनेट का यूज करते हैं उस पर बहुत सारा यूजफुल कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। कोरोना काल जब आया था, जो विश्व की एक बहुत बड़ी त्रासदी रही है, उस त्रासदी में ये ऑनलाइन क्लासेस ने बच्चों को बहुत ज्यादा सीखने की प्रेरणा दी। और जब लोग घर में एकाकी हो रहे थे उस समय ओटीटी कंटेंट पे बहुत सारा अच्छा कंटेंट भी आया और उससे लोगों ने बहुत सारा फायदा भी उठाया। बट वहीं पर सेम टाइम जब हम इसको ज्यादा यूज करते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो अन्य माध्यम, इंस्टाग्राम जैसे माध्यम है, उनके ऊपर जरूरत से ज्यादा चले जाते हैं तो युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं वहां से जो उनका एम होता है उससे डिस्ट्रैक्ट होती है और उस डिस्ट्रैक्ट होने के कारण आज की युवा पीढ़ी को उससे बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाता है। जैसा देखने में आ रहा है कि जो कक्षा 10 या 12 से लेकर और जो स्नातक तक पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं वो इस दलदल में ढलते चले जा रहे हैं, घुसते चले जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस समय आपने जिस क्लासेस की बात की है, चाहे वो कक्षा 10 से लेके 12 या वो टीन एज होती है, और टीन एज में हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं, हमारी सोच में बदलाव होते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो बदलाव होते हैं उससे जो भी हमारे बंदे होते हैं उससे उनको सावधान रहना चाहिए। और वो अगर सावधान नहीं रहेंगे तो ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है कि उनके बच्चे किस तरीके का कंटेंट देख रहे हैं, किस तरीके की चीजों को देख रहे हैं। अब बहुत सारी आजकल एप्स आ गई हैं जिसके अंदर फैमिली लिंक टाइप की एप्स आ गई हैं और उनसे हम मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारा बच्चा क्या कंटेंट देख रहा है। और अगर हम सही कंटेंट लोगों को पहुंचाते हैं, सही कंटेंट लोग देखते हैं, युवा उसको सही तरीके से यूज करते हैं, तो मैं निश्चित ये कहना चाहूंगा कि इंटरनेट पे बहुत सारा यूजफुल मटेरियल है जो बच्चों को बहुत फायदा भी पहुंचाता है, लेकिन उसी सेम टाइम बुराई भी साथ साथ चलती है। तो जो गलत कंटेंट है वो हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद भी करता है। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, अब हम आ रहे हैं सामाजिक मुद्दे पर। जो नगर पालिका की तरफ से जो अभी नाला सफाई अभियान चलाया गया था और अभी 2 दिन पहले बारिश हुई, तो मात्र 2 घंटे की बारिश में जो पूरा नगर जो था वो एक तालाब में तब्दील हो गया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी भी ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था है उसको टाइट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो भी हमारे चेयरमैन साहब हैं या लोग हैं, उनको जो हमारे ईओ हैं या जो जेईज हैं उनको टाइमली उनको बताना पड़ेगा और उनको टाइट करना पड़ेगा कि जो भ्रष्टाचार ईओ या जो जेई लेवल पे रहता है, जो वहां पे करप्शन की वजह से टाइम से टेंडर नहीं कर पाते हैं या टेंडर हो जाते हैं तो टाइम से एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है, इस वजह से इस तरीके की जल भराव की समस्याएं आती हैं और ये समस्याएं रिकरिंग है, साल दर साल ये समस्याएं आती रहती हैं। उसके बावजूद भी इन समस्याओं का कोई निदान नहीं होता है, तो ये हम लोगों के लिए एक सोचनीय विषय है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स से कहना चाहूंगा और जो हमारे जनप्रतिनिधि उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट होगा या उनके लिए एक सुझाव होगा कि आप जो ये ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था है इसको ऊपर अपना नियंत्रण रखें, तभी आके आप जनता तक पहुंच पाएंगे, जनता की जो मन में जो अपेक्षाएं हैं। क्योंकि वोट मांगने के लिए आप लोग जाते हैं, वोट लेने की मांगने के लिए कभी भी ईओ या जो भी जेई या जो भी ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था है, जैसे अन्य विभाग हैं, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो दूसरे विभाग हो, वो लोग वोट मांगने नहीं जाते हैं। तो जनता आपको चुनती है और आपसे अपेक्षाएं रखती है कि आप उनकी समस्याओं का निदान करेंगे
और आप उनकी समस्याओं का निदान सही मायने में करेंगे। तो ये जिस तरीके की आपने बात उठाई नगर पालिका की, और अगर जल भराव की समस्या हो रही है तो निश्चित रूप से इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज अगर उन तक पहुंचेगी तो वो इस समस्या पे जरूर गौर करेंगे। और ये जो प्रभावी कार्रवाई है, जो जन लोकप्रिय सरकार चल रही है वर्तमान में, चाहे वो प्रदेश में योगी जी की सरकार हो या फिर केंद्र के अंदर मोदी जी की सरकार हो, तो वो जिस तरीके की लोकप्रिय कल्याणकारी नीतियों को के लिए जानी जाती है, हमारी ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था भी उसमें उनका साथ दे, और सही मायने में जो राम राज्य की परिकल्पना की जाती है, वो परिकल्पना, चाहे वो रोटी का मुद्दा हो, चाहे वो साफ सफाई का मुद्दा हो, और चाहे वो स्वास्थ्य की समस्याएं हो, और चाहे वो जल भराव की समस्या हो, इन सब समस्याओं से जनता को निजात दिलानी चाहिए। देखा जा रहा है कि तमाम तरीके की लोगों को समस्याएं हो रही हैं। 1 घंटे की बारिश अगर हो जाती है तो पूरा शहर पानी पानी हो जाता है। क्या आपकी नज़र में क्या ये लग रहा है कि नगर पालिका ने अपना कार्य सही किया है, नगर पालिका ने जो है नाला की सफाई सही से कराई है? देखिए, अगर सही हो गई होती तो ये मुद्दा ही नहीं आता आज। कहीं ना कहीं पे इसके अंदर कोई ना कोई खामी रह गई है, और मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये निश्चित रूप से इस तरफ ध्यान देगी, और अगले वर्ष जो जिस तरीके की जो भी प्रॉब्लम इस साल आई हैं, अगले वर्ष शायद इन समस्याओं से हमको जूझना नहीं पड़ेगा, जनता को इन समस्याओं से निजात मिलेगी, और जो भी भ्रष्टाचारी लोग इस तंत्र में घुस गए हैं उनको भी सबक सिखाया जाएगा। समाज में देखा जा रहा है कि तमाम तरीके की कुरीतियां, तमाम तरीके की द्वेष भावनाएं लगातार पैर पसार रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। किसको इसका दोषी मानते हैं आप? देखिए, इसके लिए तो मैं बताना चाहूंगा कि जो राजनीतिक गिद्ध, मैं उनको बोलता हूं कि जो राजनीतिक गिद्ध हैं, हर छोटे बड़े मुद्दे के ऊपर समाज को तोड़ने का काम करते हैं, और उन तोड़ने वाले नेताओं से मेरा ये चेतावनी समझिए, मेरी उनसे ये निवेदन समझिए कि आप लोग हमारे सामाजिक ताने बाने को न तोड़ें, क्योंकि हमारा सामाजिक ताना बाना सदियों से चला आ रहा है। इसके अंदर सर्व समाज हमेशा से मिल बैठ के उसने काम किया है, चाहे वो किसी भी तरीके की बात रही हो, चाहे वो किसी भी बच्चियों की शादी की बात रही हो, चाहे वो दलितों के उत्थान की बात रही हो, इसमें सर्व समाज ने हमेशा साथ दिया है, और सर्व समाज के साथ देने की वजह से ही आज हमारा ताना बाना। आप देखिए, चाहे हम बात करते हैं रामायण की, तो उसके अंदर चाहे निषाद राज रहे हो, चाहे सबरी जैसे माता रही हो, उनका साथ प्रभु ने दिया था। तो प्रभु का साथ देने के लिए जब सभी लोग खड़े थे, तो आज भी हमारा समाज एकजुट है, और जो राजनीतिक गिद्ध हैं उनको सबक सिखाने के लिए हमारी युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए। हमारे युवाओं को यह सोचना चाहिए कि किस तरीके का नेतृत्व हमें चाहिए, जिस तरीके का नेतृत्व आप बनाएंगे, ये सब युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी है। आप ये तय करिए कि आपको कैसा नेता चाहिए, जैसा नेता आप चाहेंगे उसी तरीके का हमारा देश आगे बढ़ेगा, उसी तरीके का हमारा समाज आगे बढ़ेगा, उसी तरीके की हमारी राजनीति आगे बढ़ेगी। अच्छा, हम बात अब महिलाओं की तरफ जा रहे हैं, तो लगातार देखा जा रहा है कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। अभी कोलकाता में एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी निर्मम, और जो बांग्लादेश में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, क्या मानते हैं? क्या तमाम तरीके के कानून बनाए गए हैं, सरकार तमाम तरीके की योजनाएं चला रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर आपने बात करी है बांग्लादेश एवं बंगाल की, तो ये केवल और केवल छद्म सेक्युलरिज्म को मैं इसका जिम्मेदार मानता हूं, एवं तुष्टीकरण की राजनीति। जिस तरीके से, चाहे वो देश की बात हो, चाहे वो बांग्लादेश की बात हो, दोनों जगह पे आप उठा लीजिए कि किस तरीके का तुष्टीकरण का राज चला। मैं बात करता हूं पहले बांग्लादेश की। चुन चुनकर हिंदू महिलाओं को मैं बिल्कुल बाई नेम कोट कर रहा हूं कि एक धार्मिक आधार पर जिस तरीके का उत्पीड़न किया गया है, वो उत्पीड़न स्वीकार करने के योग्य नहीं है सभ्य समाज के अंदर। आप वहां पे देखिए, जमाते इस्लामी जैसे गुट, वहां पे बीएनपी जैसी पार्टियां जो सरेआम चिल्ला कर कह रही हैं कि हम अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार नहीं देंगे, उनके मंदिरों पे अटैक किए जा रहे हैं, वहां पे जात नहीं पूछी जा रही है। अभी आप एक वक्तव्य तो याद करिए योगी जी की, कि उन्होंने ये स्पष्ट कहा था कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, और ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं एक बार फिर से रिटरेट करता हूं कि आप सब लोग इस बात को ठान लीजिए मन के अंदर, अगर आप बटेंगे तो जरूर कटेंगे। बांग्लादेश के अंदर किसी की जात नहीं पूछी गई थी कि आप कौन सी जाति के हो, आप सवर्ण हो, आप पिछड़े हो, आप ओबीसी हो, या आप दलित हैं। वहां पे सिर्फ और सिर्फ धार्मिक आधार पर उत्पीड़न होता है, और यह उत्पीड़न आप आगे चल के देखिए बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी बात करती हैं कि हम ये संविधान बचाओ, ये एक भी नेता, विपक्ष का एक भी नेता ने बंगाल के ऊपर जो महिला डॉक्टर के साथ इतना दुष्कर्म किया गया, उसकी जघन्य हत्या की गई, उसके लिए इनमें से एक भी बोला नहीं, एक ने भी कोई आवाज नहीं उठाई। केवल क्या सिर्फ तुष्टीकरण के कारण? इस तुष्टीकरण के कारण ही हमारा देश बर्बाद हुआ है। मैं एक तुष्टीकरण का एक बहुत बड़ा एग्जांपल आप लोगों को देना चाहूंगा। जिस समय भारतवर्ष आजाद हुआ था 1947 के अंदर, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इन दोनों देशों के अंदर जो पहले कानून मंत्री थे,
वो दोनों कानून मंत्री दलित समाज से आते थे। पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री थे जोगेंद्रनाथ मंडल और भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आप देख लीजिए, एक जो जोगेंद्रनाथ मंडल यहां से पाकिस्तान गए तो जो जय भीम जय मीम की राजनीति करने वाले लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आप हमारे समाज को बरगलाना बंद कर दीजिए। आपने जय भीम जय मीम का नारा देके सिर्फ और सिर्फ अपनी गंदी राजनीति के लिए हमारे समाज को तोड़ना चाहते हैं, और उस तोड़ने की वजह का एग्जाम्पल मैं बिल्कुल स्पष्ट कोट कर रहा हूं। जोगेंद्रनाथ मंडल जी एक गुमनामी की मौत पर उनको यहां पे भारत में लौट कर आना पड़ा, 1968 में गुमनामी की मौत मर गए। और जो भारत के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो कानून मंत्री थे वो हमारे देश के अंदर आज अमर हो गई। क्यों? क्योंकि हम सनातन धर्मी हमेशा से ही एकजुट थे, एक साथ रहे हैं। सदियों से हम लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर बैठे हैं और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये बात बिल्कुल चरित्रार्थ हो जाएगी। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग ये जो जातीय राजनीति है इनको आप पहचान लीजिए। मैं इसका भी एक एग्जांपल दे रहा हूं, आज की ही न्यूज है कि अलीगढ़ के अंदर कार्यकारिणी का गठन हुआ है नगर निगम के अंदर। उसके अंदर दोनों ही पार्टियों के टोटल 12 सदस्य, 6 भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुने गए हैं और 6 चुने गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। 6 जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुने गए हैं उसके अंदर हमारे सभी वर्गों के लोग हैं, और जो 6 समाजवादी पार्टी की तरफ से चुने गए हैं और 6 के 6 मुस्लिम समाज से आए हुए हैं, और वो तुष्टीकरण का जीता जागता एग्जाम्पल आप लोगों के लिए। एक अंतिम सवाल आपसे करेंगे कि जो पुलिस प्रशासन ने मिशन जागृति अभियान या तमाम तरीके के ऐसे अभियान चला रही है जिसमें युवतियों को जागरूक कर रही है, जैसा कि देखने में आता है ज़्यादातर ऐसे मामले आते हैं कि विवाद जमीन से जुड़ा होता है या किसी भी तरीके का मामला होता है जिसमें महिलाओं को घसीट दिया जाता है कि महिलाओं के साथ इस तरीके की घटना हुई है, या महिला बलात्कार जैसे मुकदमे दर्ज कराने के लिए महिलाएं युवतियां जाती हैं। क्या लगता है आपको कि ये सब होना चाहिए? देखिए, दो भारतीय संविधान के तहत दो जो ऐसी चीजें बना दी गई हैं जिनके बारे में बोलना या जिनको छूना एक अपराध समझा जाता है, चाहे वो महिलाएं हों या फिर वो दलित समाज हो, चाहे वो। अब मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा, महिलाओं को जो जागृति मिशन चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, ये मिशन बहुत ही काबिल तारीफ है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की इस मिशन की कूट प्रशंसा करता हूं। मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी मातृशक्ति है, अरे हम लोगों ने हमेशा आपका सम्मान किया है। आप लोगों जिस समय 9 दुर्गा का व्रत आता है, चाहे वो कितनी भी छोटी कन्या हो, हम चाहे कितने भी बड़े हो, हमेशा उनका पैर छू के हमेशा उनका सम्मान करते चले आए हैं। तो महिलाएं इस समाज के अंदर देवी का रूप है, और ये देवी का रूप सिर्फ सनातन धर्म के अंदर है। तो आप देवी हैं, आप दुर्गा हैं, आप नारायणी हैं। आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप गंदी राजनीति में कभी ना आए। जो भी अपना अगर जमीन का मैटर है तो जमीन के हिसाब से सुलझाए। आपके द्वारा किसी के ऊपर अगर कभी आरोप लगा दिए जाते हैं तो उस युवा का, उस नौजवान का, उस पुरुष का जीवन खराब हो जाता है। वो बेचारा जमानत लेने के लिए, वो पुलिस के उत्पीड़न के लिए, वो जेल के अंदर जो उत्पीड़न होता है उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है। तो आप सब माताओं बहनों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग कृपया गंदी राजनीति के अंदर ना आए। इसी तरीके से मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि जो दलित जाति के लोग हैं, आपके लिए कानून बनाया गया है, जो हरिजन एक्ट बनाया गया है, वो आप लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। आप लोग हर बड़ा छोटी बड़ी बात के ऊपर आके समाज के अंदर इस तरीके का कार्य न करें कि आप निर्दोष लोगों के ऊपर हरिजन एक्ट जैसे कानून का उपयोग करते हैं, या छोटी मोटी लड़ाई के ऊपर जिसके अंदर कोई जात सूचक बात भी नहीं हुई है, आप लोग उसका मिसयूज करते हैं। आप लोगों से भी मेरा यह निवेदन है कि आप लोग भी समाज के हमारे हिस्से हैं, हम लोगों ने सदियों से एक साथ रहते चले आए हैं, तो कृपया समाज को तोड़ने का कार्य बिल्कुल ना करें, समाज को जोड़ने का कार्य करें। जो गलत है, जो दोषी हो, उसके ऊपर कानून के हिसाब से कार्रवाई हो, बट निर्दोषों को फंसाने के लिए इन कानूनों का उपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये थे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष शंकर सिंह भदौरिया। एक अच्छे वक्ता भी हैं जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बात की है और तमाम सवालों का एक सकारात्मक जवाब दिया है। लगातार हम समय समय पर इनको अपने स्टूडियो में बुलाते रहेंगे और तमाम ऐसे मुद्दों पर चर्चा होती रहेगी। मैं विशाल शर्मा, मुख्य संपादक सत्यम समाचार।